नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जिलहरी घाट में डूबे दोनों युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। होमगार्ड के जवान एवं गौरीघाट पुलिस गोताखोरों के साथ कर रही शवों की तलाश। फर्जी वसीयतनामे की जांच के बाद निरस्त हुआ मौछौली के स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस। वरिष्ठ जिला पंजीयक ने की कार्यवाही, एफआईआर के भी दिए निर्देश। ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर जहां सुरक्षा बल तैनात है, तो वहीं नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि एआरटीओ भी पुलिस अधिकारियों के साथ कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों द्वारा भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा एआरटीओ को भी पुलिस अधिकारियों के साथ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। हमने भारत निर्वाचन आयोग के जो नॉर्म्स हैं, उन सारे नॉर्म्स का हमने पालन किया है। जो राजनीतिक दल हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको सुविधा दी है कि वहाँ निगरानी रख सकें। मैं खुद जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनके अभ्यर्थियों के साथ स्ट्रांग रूम का मैंने उनको निरीक्षण किया है और मेरे सामने उन्होंने संतोष व्यक्त किया था कि सुरक्षा के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं। लगातार निगरानी हमारी रखी गई है। 24 घंटे हमारे एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक गेजेटेड पुलिस ऑफिसर उसकी निगरानी कर रहे हैं। दिन में 2 बार एआरओ, रिटर्निंग ऑफिसर या डीओ जाके उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट भी हम समय समय पर निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी निगरानी रहे हैं। मझौली तहसील के ग्राम नंदग्राम में एक फर्जी वसीयतनामा की शिकायत सामने आने के बाद जिला पंजीयन अधिकारी ने स्टाम्प में हेराफेरी कर फर्जी स्टाम्प तैयार करने वाले स्टाम्प वेंडर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने और पंजीयन लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की है। मझौली तहसील में सुखदेव राय नाम के ई स्टाम्प वेंडर के विरुद्ध फर्जी वसीयतनामा तैयार कराने और स्टाम्प में हेराफेरी करने की शिकायत एडवोकेट रविशंकर पटेल के द्वारा की गई थी, जिसकी जांच में आरोप सही पाया गया। लिहाजा वरिष्ठ जिला पंजीयक अधिकारी पवन कुमार अहिरवार ने सुखदेव राय का स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस रद्द करते हुए सिहोरा की उप पंजीयक अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मेरे पास एक विद्वान अधिवक्ता महोदय द्वारा शिकायत की गई थी कि जो सुखदेव राय हैं, उनके द्वारा स्टाम्पों में हेराफेरी करके कुछ स्टाम्प निकाले गए हैं। उनने साक्ष्य में प्रस्तुत किए थे। मैंने दोनों पक्षों को बुलाया था, पेशी लगाई थी, दोनों पक्ष उपस्थित हुए। तो वास्तव में जो 3 स्टाम्प उन्होंने दिए थे, उसमें हेरफेर करके अधिक मुद्रांक शुल्क बनाया गया, जिससे कि शासन को महती राजस्व की हानि हुई। तो वो जब जाँच में सही पाया गया, तो उसके बाद मैंने उनका जो स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस होता है और सेवा प्रदाता का लाइसेंस होता है, तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल को मैंने उसको रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और जो संबंधित आवश्यक कार्रवाई के लिए उपपंजीयक को लिखा है कि वो उसमें संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराए और जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज होगी। और वो ने थाने में संपर्क भी किया है, उपपंजीयक के जो सविता है ना पाटिल है, उनने, और वो कार्रवाई कर रही है। वहीं वरिष्ठ जिला पंजीयक ने इस मामले की विस्तृत जांच करने पर जोर दिया है, ताकि इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों का भी खुलासा हो सके। गर्मी के मौसम में ट्रेनों में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को रेलवे स्टेशनों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध न होने की शिकायतें सामने आने के बाद रेल प्रशासन ने स्टेशन पर निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी है। अधिकारियों ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर वाटर कूलरों को व्यवस्थित कराने एवं प्याऊ खोले जाने का कार्य शुरू करा दिया है। भीषण गर्मी में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में पानी की व्यवस्था न होने की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद रेल प्रबंधन ने यात्रियों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर दिया है। सीनियर डीसीएम विश्वरंजन ने बताया कि जबलपुर डिवीजन में 122 वाटर कूलर लगे हैं, जिसमें से 28 जबलपुर में ही लगे हैं। इसके अलावा निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था के लिए भी स्वयंसेवी संगठनों से बातचीत की गई है। पेयजल के संबंध में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ करीब 122 वाटर कूलर लगे हुए हैं डिवीज़न में, जिसमें से करीब 28 वाटर कूलर जबलपुर स्टेशन पर ही लगे हुए हैं और अधिक पानी की आपूर्ति बनी रहे, इस हेतु हम लोग की रिक्वेस्ट पे एनजीओ और कुछ सम्मानित प्रबुद्धजन यहाँ पे अपने प्याऊ उपलब्ध कराते हैं, जो कि पेयजल को सही मात्रा में, सही बिना निःशुल्क अपना
लोगों को आपूर्ति करते हैं। और भारत स्काउट गाइड की तरफ से भी पेयजल की व्यवस्था की जाती है, वो भी पानी पिलाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को पा पाएँ। लोग ट्रेनों में उतर नहीं पाते हैं, तो ट्रेनों तक समुचित रूप से पेयजल प्राप्त हो सके, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो अप्रूव ब्रांड हैं, रियल नीर है, उसके अलावा अप्रूव ब्रांड है, तो उसकी आपूर्ति पूरा मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है मंडल में, ताकि उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सके और लोगों को पानी की शिकायत ना मिले। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा पेयजल का इंतजाम करने का दावा रेल अधिकारियों ने किया है। नगर निगम योजना शाखा की महीनों पहले गिरी फॉल्स सीलिंग अब तक नहीं सुधर पाई है। टूटी सीलिंग के नीचे बैठकर काम कर रहे कर्मचारियों की जान संकट में है। पानी गिरा तो करंट फैलने का खतरा भी बना हुआ है। नगर निगम की योजना शाखा के कर्मचारी टपकती फॉल्स सीलिंग के नीचे बैठकर काम करने को मजबूर हैं। महीनों पहले भरभरा कर गिरी फॉल्स सीलिंग को अब तक सुधारा नहीं गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बारिश के मौसम के पहले सुधार कार्य नहीं कराया गया तो हादसा विकट भी हो सकता है। ये शासकीय योजना कार्यालय है, यहाँ से कई योजनाएं का संचालित होता है। यहाँ पिछले वर्ष के ऊपर के छज्जा गिर गया है और इसकी शिकायत करी गई, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और लाइट का भी है, वहाँ से पानी आता है, पूरे में करंट फैलता है और कई बार अवगत कराने के बाद भी अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। क्या लगता है कि ये काम नहीं करेगा नगर निगम में? क्या हम लोग ने पत्राचार करे हैं, बाकी अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर बारिश आने वाली है? फिर बारिश आने वाली है, पूरे में ऐसा ना हो कोई हादसा हो करंट लगने का। तो निगम अधिकारी से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द बरसात के पहले ठीक करवा दें। टपकती छत के नीचे काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कई बार पत्र लिखकर जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद उन्हें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। प्रतिबंधित होने के बाद भी कई कृषक नरवाई जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा इस मामले में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पराली जलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। नरवाई जलाने के दौरान होने वाले वायुमंडल प्रदूषण एवं अग्नि हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन के द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नरवाई जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रतिबंधित आदेश का प्रचार प्रसार करने के साथ ही पराली जलाने वालों पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी और इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। ये नरवाई पराली जलाने की समस्या पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। लगातार सरकार अवेयर करती है लोगों को, किसानों को भी बताती है कि आप ऐसा नहीं करिए। इसके बाद भी कुछ लोग करते हैं और कुछ आगजनी की घटनाएं होती हैं। उस तरह का प्रचार प्रसार हमारा लगातार उसमें चल रहा है और इसमें मुझे लगता है इस पर और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, करेंगे। गर्मी को लेकर देश भर में टीबी की दवाओं की कमी के बीच मध्य प्रदेश में भी संकट गहरा गया है। केंद्र सरकार पिछले 3 महीनों से टीबी की दवाएं सप्लाई नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश के 60,000 टीबी मरीजों के सामने संकट खड़ा हो गया है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी बता रहे हैं कि स्टेट लेवल पर दवाओं की खरीदारी की जाने की तैयारी है। एक तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आलम यह है कि देश में टीबी की दवाओं का टोटा है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 महीनों से प्रदेश सरकारों को टीबी की दवाएं सप्लाई नहीं की हैं। ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल टीबी की दवाओं का वितरण नहीं कर पा रहे हैं और खुले बाजार में ये दवाएं मिलती नहीं हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी भैया, बोल बोल के बहस करना पड़ता है पेशेंट को। पेशेंट बिल्कुल समझ नहीं रही है, हम लोग क्या करें बताइए आप लोग। कितने दिन से क्राइसिस जा रही है? कम से कम ये 20-22 दिन हो गया। तो मरीज को तो कंटिन्यू दवाई देनी पड़ती है ना? इसका दवाई कंटिन्यू बिल्कुल देना रहता, दवाई है नहीं है तब कैसे दे दे? नहीं है बोलते तो पेशेंट बहस करते हैं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं दे रही है, कारण बताओ, किससे मिल रही है, ये सब बताता है। कौन सी दवाई देनी पड़ती है इसको? पेशेंट टीबी पेशेंट को 2 तरह के रहते हैं। 2 महीने आईपी चलती है, 2 महीने के बाद 4 महीने सीपी चलते हैं। अभी कौन सी क्राइसिस? अभी सीपी नहीं है, 2 महीने बाद जो चलते हैं ग्रीन पत्ते वाली दवाई नहीं है अभी। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी बता रहे हैं कि अब प्रदेश सरकार टीबी की दवाओं की खरीदारी करेगी, लेकिन उसमें 8-10 दिनों का समय लग सकता है। टीबी की दवाइयाँ जो हैं ज़िले में स्टेट लेवल से सप्लाई होती हैं और स्टेट में सेंट्रल से आती थी। तो अभी बीच में कुछ शायद कंपनीज वाला जो है दवाइयों की सप्लाई नहीं हो पाई है, उसकी वजह से कुछ दवाइयों की शॉर्टेज चल रही है। अभी स्टेट लेवल से
लोकल प्रोक्योरमेंट किया गया है, उससे कुछ दवाइयाँ अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आना यहाँ प्रस्तावित है। क्या लगता है कि ऐसे में टीबी मुक्त कैसे हो पाएगा भारत अगर देखा जाए तो? अभी दवाइयाँ तो मरीजों को मिल रही हैं, थोड़ी शॉर्टेज, जैसे पहले अपन मरीजों को 1 महीने की दवाई दे रहे थे, अभी 1 हफ्ते की दवाई दे रहे हैं। अभी किसी को ऐसा कोई इसकी वजह से डिफ़ॉल्ट नहीं हो पाया पेशेंट जो है, ये है। बाकी दवाइयों की कमी है, वो तो समस्या है अभी बनी है। मान लो अगर उनका डोज रुकता है तो फिर उनके लिए फिर से शुरू से करना पड़ेगा। नहीं, अब ये व्यवस्था करें कहीं ना कहीं से लूज मेडिसिन वगैरह दे के उनका किसी का कोर्स अपन इनकम्प्लीट नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब अभी तक सभी को लगभग दवाइयाँ मिल ही रही हैं, अभी कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट नहीं हो पाया किसी को दवा ना मिल पाई हो। जिले में ऐसे कितने करीब मरीज होंगे टीबी अगर देखा जाए तो? टीबी के मरीज करीब अपने 2500 करीब मरीज इस समय ट्रीटमेंट पे हैं। बहरहाल 1980 के बाद ये पहली बार स्थिति बन रही है कि प्रदेश में टीबी की दवाएं खत्म हो गई हैं। दरअसल टीबी के मरीजों को 4 दवाओं की निश्चित खुराक 4FDC और 3FDC दी जाती है, जिसमें आइसोनियाजिड प्लस, रिफैम्पिसिन प्लस, एथलबुटोल प्लस, पायराजिनामाइड शामिल रहता है। इन दवाओं का स्टॉक समाप्त हो जाने से पूरा अभियान प्रभावित हो रहा है। सोमवार को जिलहरी घाट में नहाते वक्त डूबे दोनों युवकों के शवों की तलाश के लिए बुधवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। सुबह से गौरीघाट थाना पुलिस ने होमगार्ड के जवानों और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इस दौरान दोनों युवकों के परिजन भी मौजूद रहे। जिलहरी घाट में नहाते वक्त डूबे 2 युवकों का अभी तक सुराग नहीं लगा है। 2 दिन पूर्व हुई इस घटना के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार की सुबह भी गौरीघाट थाना पुलिस होमगार्ड के जवानों ने गोताखोरों की मदद से युवकों के शवों की तलाश शुरू की। इस दौरान घटनास्थल और उसके आसपास के जलीय क्षेत्रों में गोताखोरों ने शवों की तलाश की। गौरतलब है कि सोमवार को कटंगा निवासी मित्तू और अजय नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से डूब गए थे। आज भी ढूंढ रहे हैं, सब व्यवस्था है, ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। कारण तब पानी ज़्यादा है, इस कारण से दिक्कत हो रही है। हाँ, सब परेशान हो रहे हैं, सब वो भी ढूंढने वाले परसों से लगे हैं, ढूंढ रहे हैं। वो बताए नहीं, ऐसे घूमने गए थे। हाँ, सब लड़के मोहल्ले के हैं, सब परेशान हो रहे हैं वो भी सब। सोमवार को कटंगा के 3 लोग सनी कुरील, मित्तू कुरील और अजय पासी जिलहरी घाट में नहाने गए थे। तो सनी कुरील द्वारा आकर थाने में सूचना दी गई कि मित्तू कुरील और अजय पासी जो है वो बह गए हैं। तत्काल इस सूचना पर जिला पुलिस की टीम, होमगार्ड के तैराक और जो NDRF की टीम को इसमें बुलाया गया और लगातार वो सर्च कर रही है। अभी तक वो मिले नहीं है और ये आशा है कि जल्द ही हम उनको ढूंढ लेंगे। इस दौरान दोनों युवकों के परिजन भी मौके पर मौजूद रहे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।